हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला अध्याय कर चुके हैं, पहला चैप्टर कर चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड अध्याय या सेकंड पार्ट को, सेकंड चैप्टर को करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो सीटेट और किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम, किसी भी स्टेट में जो टेट का सेकंड एग्जाम होता है या सीटेट का सेकंड एग्जाम या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि सेकंड पेपर में 60 नंबर या 60 प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी क्या एसएसटी से है तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटे स्तर से बड़े स्तर के हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और अगर हम बात करें ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की। और दोस्तों वीडियो में हम करने वाले हैं आज अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य से उभरी हुई है। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी कैसी है? चपटी हुई है। और मध्य से कैसी है? उभरी हुई है। तो इस कारण इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। जो पृथ्वी का जो ये आकार है, ध्रुवों से चपटी और मध्य से उभरी हुई है, इस आकार को हम क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो जियोड कहते हैं। और दोस्तों ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दोस्तों जो ये ग्लोब है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक क्या है? लघु रूप में क्या है? वास्तविक रूप है। और ग्लोब विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ग्लोब क्या है? बहुत प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकते हैं। और कुछ ग्लोब कैसे होते हैं? पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, जो क्या है? बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप क्या है? पॉकेट में रखकर, अपने जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। और कुछ ग्लोब क्या होते हैं? गुब्बारे जैसे होते हैं, जिनमें हवा भरकर आप ग्लोब का रूप उन्हें दे सकते हैं। और ग्लोब पर दोस्तों हम क्या करते हैं? ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि किनको या किसको या किस पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। ऑप्शन में दे सकते हैं आपको ग्लोब, मानचित्र। तो किस पर सही आकार में दिखा सकते हैं हम? किसी देश के या किसी महाद्वीप के या किसी महासागर को उनके सही आकार में हम किस पर दिखा सकते हैं? ग्लोब पर दिखा सकते हैं, मानचित्र पर नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे जिसे क्या अक्ष कहा जा रहा है। तो दोस्तों अक्ष को हम क्या है? ग्लोब पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये सुई है और इस सुई पर क्या है? पृथ्वी झुकी हुई है और इसको हम क्या करें? अक्ष कह रहे हैं। तो जो ये सुई नीचे वाली सुई है, इसको हम क्या कह सकते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और जो ये ऊपर वाला है, ये क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है।
काल्पनिक रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और इसे विषुववृत्त कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे कि जो ग्लोब है और ग्लोब को क्या है, एक काल्पनिक रेखा है और काल्पनिक रेखा क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो दोस्तों जो इससे ऊपर का ये भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और जो विषुवत रेखा से नीचे वाला ये हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, इसको कहते हैं दोस्तों क्या, दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जो ऊपर वाली ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाली अक्षांश रेखाएं, इनको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। और विषुवत रेखा से जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। और जितनी भी दोस्तों ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या है, समांतर होती है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है ये क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। जैसे हम ग्लोब पर इनको देख पा रहे हैं, तो ग्लोब पर आप अक्षांश रेखाओं के बीच की जो मध्य की दूरी है वो क्या है, समान दिखाई दे रही है। तो इसलिए अक्षांश रेखाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है, समांतर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है, तो दोस्तों इसको भी हम क्या है, मानचित्र में देख लेते हैं। ये हो गई दोस्तों हमारी क्या है, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को किससे दर्शा रहे हैं हम, 0 अंश से दर्शा रहे हैं, 0 डिग्री से दर्शा रहे हैं। ये हम समझ चुके हैं, ये दोस्तों हम क्या है, समझ चुके हैं मैप के माध्यम से। और अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 180 होती है। और इनको हम आगे समझने वाले हैं कि 180 + 1 होती है। कभी कभी क्या ऑप्शन में अगर 181 दी गई हो तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 181 वाला सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। इसको हम आगे समझने वाले हैं। और दोस्तों अब बात करें हम, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर कि सभी समांतर रेखाएं क्या हो जाएगी, ये हम समझ चुके हैं। सभी उत्तर जो उत्तर में है ये वाला हम समझ चुके हैं। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जो उत्तर में ये क्या है, अक्षांश रेखाएं, इन्हें हम क्या है, उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं। और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है इनको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारे पास एक यहाँ पे क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। और उदाहरण में बताया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, और ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। और हमें जो ब्राज़ील का एक क्या दिया गया, हमें शहर दिया गया। और शहर कौन सा है, बेलो होरिजेंटो। दोनों एक ही अक्षांश पर है, दोनों क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पर है। एक हो गया हमारा महाराष्ट्र का कौन सा, चंद्रपुर, और ब्राज़ील का बेलो होरिजेंटो। ये दोनों क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पर है। तो एक हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में और एक हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ये हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक कहाँ है, उत्तरी अंश पर है, और एक कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी में। इसको अगर हम ग्लोब के माध्यम से समझना चाहें तो हम इसको क्या है, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर में और ये हो जाएगा दक्षिण में। तो विषुवत रेखा से जो ऊपर है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अक्षांश, और इन अक्षांश रेखाओं को क्या समांतर रेखा भी कहते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी 0 डिग्री, और अगला हो जाएगा 90 डिग्री उत्तर, और अगला हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिण। तो दोस्तों इसको हम क्या मैप में एक बार समझ लेते हैं। तो हमने 3 रेखाएं बोला, एक बताया हमने 0 डिग्री वृत्त, ये हो गया एक महत्वपूर्ण। और अगला बोला हमने उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव ये हो गया, और उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री ये वाली रेखा हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या है, दक्षिण में क्या है, दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री दक्षिण, तो ये यहाँ पे हो जाएगी 90 डिग्री दक्षिण हो जाएगी। 3 तो महत्वपूर्ण रेखाएं ये हो जाएगी अक्षांश रेखाएं। और इनके अलावा अगर हम टोटल अक्षांश रेखाओं को देखें तो
90 ऊपर है, 90 उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी और 90 दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 + 90 180। और अगर हम इस अक्षांश रेखा विषुवत रेखा को भी अक्षांश रेखा माने तो कितना हो जाएगा? 181। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शन में 181 ऑप्शन दिया गया हो तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 181 अक्षांश रेखाएं होती है। और लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में 181 दिया ही ना हो तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना? अगर ऑप्शन में 181 है तो आप 181 लगाएंगे, और अगर 181 ऑप्शन में नहीं है तो आप 80 180 क्या है? अक्षांश रेखाएं होती है। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला दोस्तों, अभी तो हमने ये क्या है 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं समझी, और आगे समझने वाले हैं हम 4 महत्वपूर्ण और अक्षांश रेखाओं को समझने वाले हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5, और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5, और इसी प्रकार से आगे विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में, और इसी प्रकार से विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में। तो इसको भी हम मैप में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये हम 3 रेखा इससे पहले समझ चुके थे, एक 0 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव में। इनको तो हम ये यहाँ पे समझ चुके थे। और अब हमने बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? इसका नाम है दोस्तों आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक रेखा। तो दोस्तों हमने कितनी महत्वपूर्ण रेखाओं को पढ़ लिया? एक हो गया ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में एक रेखा, और अगली पढ़ी हमने कौन सा? 66.5 डिग्री जो अंटार्कटिक रेखा है। उसके बाद हम क्या है? मकर रेखा पढ़ चुके हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। और अगला हम क्या पढ़ चुके हैं? 0 डिग्री या विषुवत रेखा को पढ़ चुके हैं। और साथ में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं क्या? 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा है। और उसके बाद 90 डिग्री कौन सी रेखा है? उत्तरी गोलार्ध में, ये हो जाएगी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये वाला भी हमने पढ़ लिया है, और साथ में उसके साथ हमने क्या है? ये वाली भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पढ़ ली है। और अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कटिबंधीय किसे कहते हैं। ताप का मतलब तो आप सभी को पता है, टेम्परेचर, तापमान। अब हम समझ लेते हैं कटिबंधीय किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मैप, मानचित्र में हम देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं के मध्य का जोन, जो अक्षांश रेखाओं के मध्य का ये वाला जोन हो जाता है, इस वाले जोन या इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंधीय क्षेत्र या कटिबंधीय जोन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब समझने वाले हैं हम, क्या समझने वाले हैं? पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। तो पृथ्वी पर जो ताप कटिबंधीय उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय, और दूसरा है दोस्तों कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। पहला हो जाएगा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय, और अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय, और तीसरा है शीत कटिबंधीय। क्षेत्रों में पृथ्वी का जो ताप है उसको 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, और तीसरा शीत कटिबंधीय। तो इसको हम मैप में अच्छे से समझ लेते हैं, तीनों को मैप के माध्यम से समझ लेंगे दोस्तों।
तो उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोले या जोन बोले। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य का जो ये जोन है, मध्य का जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंधीय का मतलब आप सभी को पता ही है कि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंधीय जोन कहते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्ण का मतलब गर्मी वाला क्षेत्र। यहां पर उष्ण कटिबंधीय या विषुवत रेखा पर साल भर में, लगभग साल भर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसलिए उष्ण का मतलब है गर्मी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप उष्ण कटिबंधीय समझ गए होंगे। और अब हम समझने वाले हैं शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। अब समझने वाले हैं दोस्तों हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र को समझने वाले हैं कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों शीत कटिबंधीय की बात करें हम तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का जो ये मध्य वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये और इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो ये मध्य वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण। दोस्तों मैंने शीत लिख दिया है, ये क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये और ये क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो दोस्तों थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था स्टार्टिंग में। ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। तो शीतोष्ण का मतलब होता है दोस्तों जब हम इसका क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं तो शीत प्लस उष्ण हो जाएगा। तो उष्ण का मतलब आप सभी को पता ही है गर्मी, और शीत का मतलब पता है ठंड। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, मतलब जो टेम्परेचर है वो मीडियम है, ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो ऐसे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह रहे हैं, जहाँ पे गर्मी भी है और साथ में सर्दी भी है। ऐसे वाले क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को भी समझ गए होंगे। और अब हम समझने वाले हैं शीत कटिबंधीय, तो दोस्तों हमने पहले गलती से ये वाला लिख दिया था। अब हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र को समझने वाले हैं। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र दोस्तों कौन से होते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का जो ये बीच का क्षेत्र है। और इसी प्रकार से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के जो ये बीच वाला क्षेत्र है और ये वाला बीच का वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों शीत कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है जहां पर साल भर में क्या होती है? सर्दी होती है। शीत का मतलब ठंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ठंड क्यों होती है साल भर में? ये सूर्य है और सूर्य की किरणें साल भर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तो इसलिए सूर्य की ऊष्मा यहाँ गोलार्धों तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। और अगर हम बात करें किसकी? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप तीनों जो ताप कटिबंधीय क्षेत्र है, ताप
को समझ गए होंगे कि ताप कटिबंधीय क्षेत्र को कितने 3 भागों में बांटा गया है, और वो तीनों ही आप अच्छे से समझ गए होंगे। पृथ्वी पर ताप कटिबंधीय क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से क्षेत्र को कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और कौन से अक्षांश के बीच कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र आएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ने वाले हैं आगे, और अब करने वाले हैं हम दोस्तों देशांतर रेखाओं को करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक हम अक्षांश रेखाओं को समझ चुके हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, और अक्षांश रेखाओं के कितने डिग्री अक्षांश के बीच कौन सा जोन है, कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम समझने वाले हैं देशांतर रेखाओं को। तो दोस्तों अगर हमें क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी चाहिए। अक्षांश का तो पता होना ही चाहिए, साथ में देशांतर का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित कौन सा मॉरिशियस द्वीप एक ही अक्षांश पर है। तो दोस्तों इनकी दोनों की अक्षांश रेखाएं, दोनों की मतलब क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पर क्या है, ये हिंद महासागर का कौन सा टोंगा, और इसी प्रकार से कौन सा मॉरिशियस भी क्या है, दोनों 20-20 पर है। 20 का मतलब ये वाला हो जाएगा कौन सा, अक्षांश रेखाओं पर है। तो दोस्तों अब हमने जानना है कि वो पूरब में या पश्चिम में है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं दी गई है तो दोस्तों ये वाली तो क्या हो जाएगी, देशांतर हो जाएगी। हमें अक्षांश बताना है तो अक्षांश ये वाली होती है कि कौन सा क्या है, कौन सा उत्तरी गोलार्ध में है या कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में है। हमें क्या पता लगाना था, हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है, एक ही अक्षांश पर है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा उत्तरी ध्रुव में है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव में है, हमें ये पता लगाना था। तो ये अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, ये वाली होती है। कौन सा उत्तरी गोलार्ध में जो 20 डिग्री अक्षांश होगा वो ये वाला होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 20 डिग्री अक्षांश वो ये वाला हो जाएगा। इन रेखाओं पर जितने भी देश होंगे तो वो कौन से उसमें हो जाएंगे, 20 डिग्री दक्षिणी किस में होंगे, गोलार्ध में होंगे। और इसी प्रकार से अगर क्या है, इस वाले रेखाओं पर जितने भी देश होंगे या जो महासागर होंगे वो कौन से 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों अक्षांश रेखाओं को क्या समांतर रेखाएं भी क्या कहा जाता है, ये हम समझ चुके हैं। और साथ में क्या है, देशांतर यामोत्तर की क्या होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं की क्या होती है, लंबाई समान रहती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की क्या रहती है, बीच की मध्य की दूरी समान रहती है। अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी है वो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर समान रहती है। और इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं, इनके तो मध्य की दूरी समान रहती है, इस प्रकार से ये वाली दूरी समान रहती है। और अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं की क्या है, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है, लंबाई समान रहती है। इनकी लंबाई क्या है, जितनी ये मध्य यामोत्तर पर है या मुख्य यामोत्तर पर है उतनी ही क्या है, अन्य देशांतर रेखाओं की भी लंबाई समान रहेगी। लेकिन इनके मध्य की दूरी क्या है, विषुवत रेखा पर क्या है, सार्वधिक होगी। और ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी क्या है, घट रही है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे इनके मध्य की दूरी थोड़ा कम है, और कम और कम और कम होती जा रही है। और अगर हम बात करें इसी प्रकार से अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी तो क्या है, समान रहती है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, लेकिन इनकी लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो इनकी लंबाई क्या हो रही है, घटती जाती है, और मध्य की दूरी समान रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। जैसे आपको बताना होगा कि आपको क्या है, देशांतर रेखाओं के बारे में क्या है, सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो कथन आ सकते हैं, आपको 4 कथन आ सकते हैं। ठीक है, पहला हो सकता है कि देशांतर रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाओं के जो लंबाई है वो समान रहती है, ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई समान रहती है।
अगर देशांतर रेखा पर प्रश्न आता है। और अगला आएगा कि उनके मध्य की जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों की ओर जाने पर समान रहती है। उनके मध्य की जो दूरी है वो ध्रुवों की ओर जाने पर भी समान रहती है। और अगला इसी प्रकार से प्रश्न, अगले 2 ऑप्शन आ सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे सही ऑप्शन की पहचान करनी होगी देशांतर रेखाओं के बारे में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, लेकिन उनकी जो मध्य की दूरी है वो क्या है, समान नहीं रहती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके मध्य की दूरी घटती जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे समझें, जैसे जैसे हम क्या विषुवत रेखा से क्या है ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनके मध्य की दूरी कम होती जा रही है ना। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा सार्वधिक है और फिर क्या कम 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 होती जा रही है, और लंबाई क्या है इनकी समान रहती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में, ग्रीनविच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रीनविच जहां आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम ग्रीनविच की, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। तो ग्रीनविच दोस्तों कहाँ है, ग्रीनविच कहाँ है, ब्रिटिश राज की वेधशाला से होकर जा रही है। तो दोस्तों जो ये बीच का मध्यांतर है, जो ये बीच का क्या मुख्य यामोत्तर है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच कहा जा रहा है। और ग्रीनविच रेखा कहाँ से खींची गई है, ब्रिटेन के या ब्रिटिश के कहाँ, वेधशाला, राज के वेधशाला से होकर गुजर रही है। और आगे बताया गया है कि प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो दोस्तों प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं, इसी को ग्रीनविच को ही क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। और इसका मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो दोस्तों देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। आगे बताया गया है कि ग्लोब पर अक्षांश समांतर और रेखाओं अगली कौन सी, देशांतर रेखाओं के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, ग्रिड जाल कहा जाता है। दोस्तों इसको हम क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो जाएगी कौन सी, अक्षांश रेखाएं, ये सारी क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखाएं। और ये हो जाएगी देशांतर रेखाएं, ये हो जाएगी देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के जो ये मध्य का क्षेत्र दिख रहा होगा, जो ये मध्य का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। और अगर बात आए, प्रश्न आए कि अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो ये जोन है, मध्य का जो ये क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है, कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो उस स्थान का पता आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आपको क्या है यहाँ पे दिया गया है कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ होगा दोस्तों, ये 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे। और आगे बता रहे हैं कि एवं पूरब में कितना, 90 देशांतर। तो दोस्तों 60 के बाद ये वाली कौन से हो जाएगी, पूरब में 90 डिग्री देशांतर। तो आपने क्या आसानी से पता लगा पाया है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की सही जानकारी है, तो ग्लोब पर आप किसी भी देश को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बताया गया है दोस्तों इस पर देशांतर और समय। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परिछाया से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हमें किसी जगह का हमें क्या स्थानीय समय का अनुमान लगाना है या स्थानीय समय का पता लगाना है, तो हम क्या है परछाई से लगा सकते हैं। अगर किसी स्थान का या किसी स्थान पर क्या स्थानीय समय का पता लगाना है, अगर वहाँ पे क्या है परछाई, किसी व्यक्ति की परछाई क्या सबसे कम बन रही है,
जब परछाई क्या सबसे कम बन रही है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ का जो समय होगा वो कौन सा समय होगा, दोपहर का समय होगा। दोपहर में क्या है, जो परछाई है वो क्या है, सबसे कम बनती है। और अगर हम बात करें सूर्य उदय और सूर्य अस्त की, तो उस समय परछाई क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है सूर्य है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसकी परछाई क्या है, इधर को बनेगी, लंबे में बनेगी। और अगर हम बात करें क्या सूर्य अस्त की, अगर व्यक्ति कोई इधर है तो उसकी परछाई कैसे बनेगी, इधर को बन जाएगी। तो दोस्तों सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय परछाई कैसे बनती है, लंबी बनती है। और दोपहर में कैसी बनती है, सबसे कम बनती है। और जिस टाइम सबसे कम बन रही है उसी को हम क्या कहते हैं, उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं, दोपहर का स्थानीय समय हो रहा होगा, ये पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बताया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात हम सभी को पता है और ये हम इससे पहले वाले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। और साथ में आगे बता रहे हैं कि वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में, दोस्तों हमने ये बनाया कौन सा, ग्लोब बनाया, और ग्लोब पर ये बना दी हमने क्या, ग्रीनविच रेखा। तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्रीनविच से जो क्या है पूरब की ओर है, जब हम क्या है ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ रहे हैं तो समय को क्या करेंगे हम, जितना देशांतर आगे बढ़ेंगे उतने ही देशांतर में क्या हम समय को जोड़ते जाएंगे। और अगर हम क्या है ग्रीनविच से कहाँ पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो जितना देशांतर हम क्या है पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना समय क्या है माइनस करते जाएंगे। तो दोस्तों इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमें पता है कि हमारे जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कितनी काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं, 360 है। और एक दिन में पृथ्वी कितनी देशांतर रेखाओं को पार कर लेती है, एक चक्कर पूरा लगा देती है। तो इसका मतलब है 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी देशांतर रेखाओं को पार कर लेती है, 360 देशांतर रेखाओं को पार कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती है, 360 देशांतर घूमती है। तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम रही है, 360 देशांतर घूम रही है। और अब 12 घंटे में कितने घूमेगी, 360 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना, 180। और अगर हम बात करें 6 घंटे में कितना देशांतर घूमेगी, तो 90 देशांतर घूमेगी। और अगर हम बात करें 3 घंटे में कितना घूमेगी, तो 45। 3 घंटे में कितना घूमेगी दोस्तों, 3 घंटे में कितना, 45 देशांतर घूम रही है। और वही अगर हम बात करें 1 घंटे में कितना देशांतर घूमेगी, तो 15 देशांतर घूम रही है। ये हमें यहाँ पे बताया गया है कि 1 घंटे में कितना देशांतर घूम रही है पृथ्वी, 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री देशांतर घूम रही है। और अगर हम बात करें अब आधे घंटे की, मतलब 30 मिनट में क्या है पृथ्वी कितना देशांतर घूमती है, तो 7.5 देशांतर घूमती है। और अगर हम बात करें अब 1 मिनट की, यहाँ पे बताया गया है 1 मिनट या 4 मिनट, 1 घंटे में कितना, 15 देशांतर घूम रही है, एवं 4 मिनट में कितना घूम रही है, 1 देशांतर घूम रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये सारी बातें आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हम मानक समय क्यों बनाते हैं या क्यों मानते हैं। दोस्तों जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय कितना लिया गया है, 82.5 पूरब। भारत का जो मानक समय है कितना है, भारत का मानक समय है 82.5 पूरब लिया गया है या माना गया है। और साथ में बताया जा रहा है कि जो भारत है, भारत क्या है ग्रीनविच से कितना, 5.5 घंटे आगे है। भारत जो दोस्तों ग्रीनविच से कितना, 5.5 घंटे आगे है। और बात बताई जा रही है कि अगर कोई मैच इंग्लैंड के लंदन में क्या है 2 बजे प्रारंभ हो रहा है,
2 बजे कैसा 2 बजे? अपराह्न। अपराह्न का मतलब दोस्तों दिन के 2 बजे क्या है, कोई मैच लंदन में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे समय, हमारे टाइम या हमारे देश में उस समय कितने बज रहे होंगे, या उस मैच को हम अपने देश में कितने बजे देख रहे होंगे? तो हम उस मैच को कितने बजे देख रहे हैं दोस्तों? 7:30 बजे शाम के देख रहे हैं। लंदन में अभी कितना बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। और हमारे देश में कितने? 7:30 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रीनविच से कितना आगे हैं? 82.5 डिग्री पूरब है हमारा जो मानक समय है, और हम ग्रीनविच से कितना? 5.5 घंटे आगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि हम क्या है, अगर दोपहर के कितना, लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 7 बज रहे होंगे। और साथ में अगर किसी देश का क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, अधिक है, तो उस देश को क्या अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रूस देखें तो रूस के कितने मानक समय हैं? 11 मानक समय हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर को पहले ही कर चुके हैं। हमारे जो सारथी कोचिंग सेंटर है, सारथी कोचिंग सेंटर में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी का सार मॉक टेस्ट करके, या इस प्रकार से 3 वीडियो बनाई गई है। तो उनमें आप इन सभी प्रश्नों के हल जाकर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे नहीं देख रहे हैं तो आप यहीं पे जाकर क्या इसको सॉल्व कर देंगे। हमने तो करवा दिए हैं, और अगर आपको देखना है तो आप यहीं से आकर देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ पहले से बने आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।